हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी का आईपीओ, जो कि 24 से लेकर 26 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि क्या ये आईपीओ जो है वापस आईपीओ मार्केट के अंदर प्राण फूकेगा, क्योंकि आईपीओ मार्केट अभी काफी ठंडा पड़ा हुआ है। पिछले 2 आईपीओ देखे थे तो उनके अंदर कोई खास डिमांड नहीं थी। तो क्या इसके अंदर डिमांड बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा दोस्तों काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपका चेहरा डल क्यों लग रहा है। तो चेहरा डल नहीं लग रहा था, क्या है कि मैंने इस बार हेयर कट थोड़ा लेट करवाया, 1 महीने से थोड़ा ऊपर चला गया था। जब वरना जनरली मैं 10 से 15 दिन के अंदर हेयर कट करवा देता हूं, तो इस कारण आपको चेहरा थोड़ा डल लग रहा होगा, अभी वापस नॉर्मल लग रहा होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे। और सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम इसका अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, फिर इस कंपनी की डिटेल्स, फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, फिर इस आईपीओ की डिटेल्स और अंत में जानेंगे आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले बात करें जीएमपी की ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि एक अंदाजा होता है बट रेफरेंस के लिए जानना भी जरूरी है। तो जीएमपी लगभग आप मान के चलें 5% के आसपास अभी बता रही है, 20 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड देखा जाए तो बहुत कम है, ठीक है ना। हमारा जो क्राइटेरिया होता है 20% से उससे तो बहुत कम है, बट अभी की कंडीशन में अगर देखा जाए जो डिमांड दूसरे आईपीओ की है ही नहीं, उसके बीच में 5% भी अच्छा लगता है। बट देखिए अभी एग्जैक्ट डिमांड आएगी मंडे ट्यूसडे के आसपास, हमें पता चलेगा कि इसकी एग्जैक्ट डिमांड क्या आ रही है, क्योंकि अभी इसका एनालिसिस होगा। जैसे हम एनालिसिस करेंगे तो बाकी जो ग्रे मार्केट के अंदर जो इसको डिमांड करेंगे जो इसकी, तो वो भी एनालिसिस करेंगे कि भाई ये महंगा है सस्ता है, तो उस बेसिस पर इसकी डिमांड आएगी। देखेंगे, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी देखिए सन 2004 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 22 साल हो गए हैं, अपने ही सेक्टर के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस है। बट जो इसके प्रमोटर्स हैं, पीएन गदगिल, जो पीएनजी ज्वेलर्स का आपको पता आईपीओ आया था, उनके पास 100 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो देखा जाए तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, प्रमोटर भी काफ़ी अच्छे हैं। अब सिंपल भाषा में कंपनी क्या काम करती है, तो देखिए ये जो डायमंड होते हैं और एक प्रीशियस स्टोन्स आते हैं, मतलब डायमंड के अलावा भी बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स आते हैं, मतलब जो पत्थर होते हैं प्रीशियस, चमकीले, लाल, नीले, इस तरह के, हरे। उसके अलावा सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी आते हैं। तो उनकी ज्वेलरी ये मैन्युफैक्चर करती है गोल्ड के अंदर। गोल्ड जो होता है उसके अंदर ये डायमंड वगैरह लगा के, ये प्रीशियस स्टोन्स वगैरह लगा के वो ज्वेलरी ये मैन्युफैक्चर करती है और सेलिंग करती है। जैसे रिंग्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, चेन वगैरह हो गई, ठीक है ना, जैसे मंगलसूत्र आते हैं, सेट वगैरह आते हैं, तो ये डायमंड के अंदर ये मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। अब इसके टोटल 34 स्टोर्स हैं, 34 स्टोर्स हैं 3 स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका के अंदर। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो लगभग 28 से 30 स्टोर्स महाराष्ट्र के अंदर है। गुजरात के अंदर देखा जाए 2 से 3 स्टोर्स हैं और कर्नाटका के अंदर 1 से 2 स्टोर्स हैं। और ज़्यादातर जो अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू ज़्यादातर महाराष्ट्र से आता है, लगभग 85 to 90% के आसपास वहीं से आता है। और देखा जाए 7 से 8% के बीच में लगभग गुजरात से आता है और 2 से 3% के बीच में कर्नाटका से रेवेन्यू आता है। तो मेन फोकस महाराष्ट्र पे ज़्यादा है, तो थोड़ा इसको डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा। ज़्यादा एक ही स्टेट से आना भी थोड़ा रिस्की होता है, अदर स्टेट से भी आना चाहिए। इसका एक स्टोर जो है खुद का कंपनी ओन्ड है, पूरा मतलब डेडिकेटेड स्टोर है। बाकी जो स्टोर्स हैं वो शॉप इन शॉप है, मतलब जो पीएनजी ज्वेलर्स होती है, ज्वेलरी जो पिछला आईपीओ आया था उसके जो शोरूम होते हैं उसके अंदर इनका एक पार्ट बना हुआ होता है, वहां पर ये सेलिंग वगैरह होती है। मतलब ये जैसे रेवा नाम से इसका ब्रांड है, तो रेवा नाम से अलग से उसका एक सेक्शन बना हुआ होता है, जैसे अलग अलग शोरूम में होते हैं, आपको पता ही होगा। बाकी ये प्रीमियम और अफोर्डेबल दोनों ज्वेलरी बनाता है और आईपीओ के बाद इसकी प्लानिंग है 2028 तक 15 और नए स्टोर्स खोलने वाली है। अच्छी बात है। ओवरऑल अगर देखा जाए ये सेक्टर अच्छा है भाई, गोल्ड ज्वेलरी का सेक्टर बहुत अच्छा होता है। बट इसके अंदर इसकी खास बात है डायमंड के अंदर है, और डायमंड के अंदर क्या होता है कि भाई जो मार्जिन्स है वो गोल्ड से थोड़े ज़्यादा रहते हैं। बाकी हाँ, जो ये गोल्ड वगैरह है डायमंड के, इनके भाव में फ्लक्चुएशन होता है, उसका उतार चढ़ाव कभी कभार नुकसान भी देता है। तो ये है कंपनी की डिटेल्स। अब जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक और सितंबर 2025 मतलब FY26 के फर्स्ट हाफ तक दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखिए, एसेट्स के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर ओवरऑल ग्रोथ नजर आ रही है, ठीक है। बट FY24 में हल्का सा डिप था और प्रॉफिट के अंदर भी ओवरऑल मतलब जंप देखने को मिल रहा है, साल दर साल मतलब ग्रोथ है, बट FY24 में हल्का सा डिप है। RHP में मैंने थोड़ा ध्यान से पढ़ा था, तब इसके अंदर कोई खास विशेष ऐसा जवाब नहीं था जो क्लैरिफिकेशन दे इसका।
बट एक जवाब आया कि भी गोल्ड में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के कारण भी जो प्राइजेस होते हैं उनके उतार चढ़ाव के कारण थोड़ा इन पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। बाकी ये क्या है कि 2024 से के अंदर क्या है कि पब्लिक कंपनी बनी थी, उसके कारण भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। मार्जिन अगर निकाले, प्रॉफिट मार्जिन 2023 के अंदर 25.95% थे, 2024 में 21% के आसपास, 2025 में 22.95% के आसपास। मतलब प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे हैं, 20% से ऊपर बहुत बढ़िया बात है। अपने जो पीयर्स वगैरह हैं इसके उनसे थोड़े बेहतर है इसके। बाकी नेट वर्थ 2024 तक नेगेटिव थी, इसका भी इन्होंने यही कारण दिया कि 2024 में पब्लिक कंपनी हुई है, उससे पहले जो इनके इक्विटी शेयर्स कैपिटल एग्जिस्ट नहीं करते थे उसका इन्होंने हवाला दिया। बट ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रिजर्व्स इसके हाथ में 98 करोड़ रुपए के हैं। बोरोइंग्स हर साल बढ़ी है, 130 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स है इसके हाथ में। और डेट टू इक्विटी रेशियो FY25 के हिसाब से 0.9 का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अभी हाफ देखें तो FY26 का फर्स्ट हाफ, उसके अंदर 1.10 का है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही कहा जा सकता है। बट अगर तुलना करें इसकी दूसरी जो कंपनियां हैं इसी सेगमेंट के अंदर, गोल्ड सेगमेंट के अंदर, तो जनरली उनका भी डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के आसपास का निकल कर आता है। तो जनरली ये जो गोल्ड वाली कंपनियां होती हैं उन पर डेट इतना होता है, उसका रीज़न ये है कि इनको स्टॉक वगैरह करने के लिए ये जो लोन वगैरह है ये लेना पड़ता है वापस, स्टॉक इन्वेंट्री के लिए ज़्यादातर लेते हैं। तो अगर देखा जाए सबका 1 के आसपास है तो ये नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। बाकी आईपीओ से कोई भी डेट रीपेमेंट नहीं कर रही है, नो डेट रीपेमेंट, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा, थोड़ा बहुत करना चाहिए था। बाकी ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छे नजर आ ररहे हैं, मतलब इतनी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। फिर दोस्तों आरओई की ROC वगैरह देखे तो बहुत बढ़िया है। अगर FY25 तक देखे तो 165% के आसपास की है और ROC लगभग 80% के आसपास। फिर बात आती है इसके वैल्यूएशंस की, तो इसका PE अगर देखें तो 10.96 का निकल कर आता है, 10.96, और अदर्स का है 15.74 से लेकर 80 के आसपास। तो मतलब अदर्स के मुकाबले PE वाइज तो सस्ती वैल्यूएशंस है, बट रेवेन्यू वाइज भी ये सबसे छोटी कंपनी है। इसका लगभग 260 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू है FY25 के अंदर। अदर्स का है 2600 से लेकर 5000 करोड़ रुपए के बीच में, तो काफी बड़ी कंपनियां हैं वो। इससे प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो 8.42 का प्राइस टू बुक है इसका। अदर्स का है 1.64 से लेकर 8.72 के बीच में। तो प्राइस टू बुक वाइज तो ओके वैल्यूएशन कह सकते हैं, बट PE वाइज तो वैल्यूएशन सही है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन मतलब महंगी नहीं है, सही वैल्यूएशन नजर आ रही है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स। फाइनेंशियल फंडामेंटली कंपनी अच्छी नजर आ रही है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। इसकी लिस्टिंग डेट है 4 मार्च को। फेस वैल्यू 10 रुपए पर यह आईपीओ आ रहा है। प्राइस बैंड रखा गया 367 रुपए से लेकर 386 रुपए के बीच में, 367 रुपीज से लेकर 386 रुपीज के बीच में। 32 मतलब 32 शेयर्स का ये लॉट है। और इसका इश्यू साइज है 380 करोड़ रुपए का, छोटा इश्यू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, ये अच्छी बात है। तो इसके अंदर 286 करोड़ रुपए इसके 15 नए स्टोर्स खोलने के अंदर काम में लेने वाली है, और 35 करोड़ रुपए के आसपास मार्केटिंग के अंदर खर्च करने वाली है, मतलब एडवर्टाइजिंग वगैरह के इसके अंदर खर्च होंगे। टोटल अभी इसका मार्केट कैप बनता है 1224 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब काफी छोटी कंपनी, स्मॉल कैप है, थोड़ा रिस्क तो रहता है, बट इस ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके अंदर ग्रोथ की चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। बाकी रिटेल पोर्शन इसके अंदर 10% का रखा गया है। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले 87.45% है, आईपीओ के बाद रह जाएगी 60.3, मतलब 60.3% के आसपास। मतलब ठीक है, ज्यादा कम नहीं है, बट ये आईपीओ के अंदर ज्यादा सेल कर रहे हैं, देखा जाए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे होंगे। अब ये हो गए सारे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैं आपके सारी चीजें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज में दिमाग में रखते हुए चलिएगा। मैं सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात आती है, जो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हो तो हमारे 4 पैरामीटर्स हम देखते हैं, नॉलेज जैज या जैज पैरामीटर्स मैं इनको बोलता हूँ पर्सनली। ये सब रिस्क मापने के लिए हम देखते हैं, बाकी इसके ऊपर आपको भरोसे नहीं रहना है, डिसीजन आपको खुद को बनाना है। तो सबसे पहली चीज जीएमपी अगर देखें तो जीएमपी 5% के आसपास बता रही है। मिनिमम मेरा क्राइटेरिया रहता है कि मैं 20% हो तो जीएमपी को 1 पॉइंट देता हूँ, 10% हो तो आधा पॉइंट देता हूँ, 10% से कम हो तो 0 पॉइंट, तभी 5% तो 0 पॉइंट मिलता है इसको। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस पी वाइज फेयर वैल्यूएशंस नजर आ रही है, प्राइस टू बुक वाइज भी ज़्यादा कोई महंगी नहीं है, तो वैल्यूएशंस में पूरा 1 पॉइंट देता हूँ, मतलब बराबर वैल्यूएशंस है। बाकी एंकर लिस्ट आना बाकी है, छोटा इश्यूज आई जाए तो नॉर्मल एंकर लिस्ट आएगी, ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, आधे पॉइंट से ज़्यादा मुझे लगता है इसके अंदर उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन की बात आती है। सब्सक्रिप्शन अगर जीएमपी अच्छी रही, डिमांड अच्छी रही तो सब्सक्रिप्शन अच्छा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।
तो मुझे लगता है इसकी जो बन सकती है जो रेटिंग वो न्यूट्रल के आसपास बन सकती है, मतलब रिस्की तो ज्यादा ये नजर नहीं आ रहा, न्यूट्रल के आसपास देख सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, इससे क्लैरिटी आ जाएगी आपकी। तो पॉजिटिव में मुझे ये अच्छी बात लगी कि प्रमोटर इसके अच्छे हैं, पीएनजी ज्वेलर्स वाले जो हैं वो इसके प्रमोटर्स हैं जिनके पास 100 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, ये अच्छी बात लगी। कंपनी फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है, मार्जिन वगैरह इसके काफी अच्छे हैं और डेट वगैरह है। बाकी डेट अदर से भी कंपेयर किया तो क्या है कि उनका डेट लगभग इसके सिमिलर है, तो डेट वाइज भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी कंपनी की वैल्यूएशन सही है पी वाइज देखा जाए तो, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अपनी कंपनी नए स्टोर्स वगैरह लगाएगी, मार्केटिंग में पैसा खर्च करेगी, अच्छी बात है। बाकी आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, अदर पीयर्स के मुकाबले भी आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, ये अच्छी बात लगी। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स एक तो चीज मुझे लगी कि आईपीओ के पैसे से कोई डेट रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा नेगेटिव ये लगा कि 90% के आसपास का रेवेन्यू सिर्फ महाराष्ट्र से आता है, तो अदर जगह भी इसको स्टोर्स वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे। ज़्यादातर स्टोर्स इसके महाराष्ट्र के आसपास है, तो अदर भी जगह इसके स्टोर्स वगैरह अगर बढ़ाएगी तो इसके लिए अच्छी बात होगी। ओवरऑल ये बढ़ेगी कंपनी, क्योंकि अब लिस्ट हो रही है तो इंडिया लेवल पर भी इसको जाना पड़ेगा। हालांकि ये 15 स्टोर्स लगाने वाली है, तो मुझे लगता है स्टेट भी चेंज करने चाहिए और दूसरे स्टेट्स के अंदर भी ज़्यादा स्टोर्स खोलने चाहिए। क्योंकि गुजरात से 8% का और कर्नाटका से 2% का रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी देखिए इसके अंदर रिस्क ये होता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन जो होती है उसका रिस्क रहता है। गोल्ड की प्राइस में ऊपर उतार चढ़ाव होते हैं, डायमंड के भाव में उतार चढ़ाव होते हैं, तो वो थोड़ा कभी कभार नुकसान भी देता है, कभी कभार बहुत फायदा भी देता है। जिसके पास पहले से अभी स्टॉक किया हुआ था तो उनको फायदा दिया, जिन्होंने नया बाई किया अभी डाउन हुआ एकदम तो उनको नुकसान दिया। तो ये चीजें होती है, प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ता है। ओवरऑल अगर देखा जाए, मैंने इसके सारे पैरामीटर्स फैक्टर्स देखे तो ओवरऑल ज्यादा रिस्की कंपनी ये नजर नहीं आ रही है, अच्छी कंपनी, बैलेंस्ड कंपनी कह सकते हैं। दूसरा, डायमंड बिजनेस के अंदर क्या होता है कि गोल्ड से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट होता है, मार्जिन वगैरह थोड़े ज्यादा होते हैं। बाकी अभी ये खतरा है जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं, जो अभी नकली डायमंड्स जिनको बोल सकते हैं, तो वो भी क्या अभी इसकी जगह ले रहे हैं। तो असली डायमंड्स की जो वैल्यू है धीरे धीरे थोड़ा कम हो रही है। अब जैसे आजकल आपको पता होगा जी, नकली ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो उसकी भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो डालता है ये चीज़ें, ठीक है। बाकी गोल्ड डायमंड तो होता ही है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल नॉट बैड फॉर लॉन्ग टर्म के लिए खराब नहीं है कंपनी, ठीक है। वैल्यूएशंस वगैरह ठीक है, ज़्यादा इतना रिस्क नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी अभी की कंडीशन ही ऐसी है, मार्केट अभी थोड़ा डाउन है, तो हो सकता है कि इनकी लिस्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी ना देखने को मिले। बाकी ओवरऑल मतलब देखा जाए बैलेंस्ड कंपनी नज़र आ रही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर्सनली मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म लिस्टिंग दोनों के हिसाब से। अब देखते हैं इसकी डिमांड वगैरह कैसी बनती है, उस बेसिस पर मैं डिसीजन बनाऊंगा। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा कि मुझे लेना ही लेना है, ऐसा कोई है नहीं कि ट्रेन छूट के जा रही है। देखेंगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो देखे, उम्मीद करता हूं आपकी जरूर हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और इस आईपीओ को देख के लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्राण फूंक सकता है आईपीओ मार्केट के अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।